हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मृण्मयी शुक्ला है। CGPSC 2018 में मैंने 6th रैंक हासिल किया है और आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि इस परीक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा ये तीसरा प्रयास था और पिछले 2 प्रयास में भी मैंने पोस्ट हासिल किया था और मैं लगातार जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते गई और अभी इस सफलता को मैंने प्राप्त किया है। मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूँ कि पूरे प्रोसेस में मैंने कैसे अपने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो मेरे लिए सबसे था कि जॉब 10 से 5 का जॉब रहता था, उसके बाद का जो टाइम था और उससे पहले का जो टाइम है उसको मैंने पूरा अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ किया। तो सुबह से मेरा जो शेड्यूल था वो मान के चलिए 6 से 9 बजे तक था। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद मैं आके जितना भी जो मैंने सुबह पढ़ा रहता था उसको मैं रिवाइज़ करती थी और जो एक कोर सब्जेक्ट मैं हमेशा लेके चलती थी जो मुझे टफ़ लगता था उसको मैं हमेशा 2 घंटा टाइम देती ही थी। तो ये तो मेरा एक था फ्रेमिंग था स्टार्टिंग में। अब जैसे मैं बताती हूँ कि इस एग्ज़ाम में 3 चरण होते हैं, एक प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू का। तो प्रिलिमिनरी की तैयारी में जब नोटिफिकेशन आता था तभी मैंने उसकी तैयारी मतलब 1 महीना तो उसके लिए मैंने रख ही दिया था। और जितने भी जैसे कि प्रीलिम में एक जीएस का पेपर होता है और दूसरा सीसेट का पेपर होता है, अब सीसेट क्वालिफाइंग है। तो चूँकि मैं मैथ्स बैकग्राउंड की थी तो मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ था उस पेपर में। तो जीएस के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किया था क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ का भी पोर्शन है और इंडिया का भी पोर्शन है। तो जैसे कि इंडिया का पोर्शन कवर करने के लिए मैंने बेसिक मटेरियल्स तो जो था एक जैसे कि लूसेंट की बुक है उसमें से कुछ निकाल लिए और कोचिंग का मैंने एक हेल्प लिया था। तो उसके माध्यम से मैंने ये पढ़ाई रखी है अपनी प्रिलिमिनरी की। और साथ ही जैसे कि छत्तीसगढ़ का पोर्शन है उसको मैंने बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया था क्योंकि 50% वेटेज छत्तीसगढ़ का रहता है। फिर प्रीलिमिनरी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब पढ़ लेते हैं थ्योरी को तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए क्योंकि उससे आपकी एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। पिछला जो भी क्वेश्चन आया रहता है 5 से 10 साल का उसको आप बिल्कुल निकालिए और 1 महीने में तो बिल्कुल उसको सॉल्व करके रखिए। साथ ही आप टेस्ट सीरीज़ भी लगा सकते हैं क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ का भी हेल्प लिया था तो मुझे काफ़ी कुछ उससे मदद मिला था और एक्यूरेसी लेवल मेरा बढ़ा था। अब मेंस में देखते हैं तो मेंस ही सबसे क्योंकि मुख्य चीज़ है क्योंकि ये टोटल आपका 7 पेपर रहता है इसमें और इसी में ही आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो इसमें टोटल जैसे कि पहला लैंग्वेज है, फिर ऐसे है और बाकी जो 5 है वो जीएस के पेपर हैं। अभी जब से सिलेबस चेंज हुआ है तो 7th पेपर है जिसमें लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पार्ट जुड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था और मेरे के साथ सबके लिए नया था। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया था। अब ऐसे के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी क्योंकि लैंग्वेज में तो आप कर ही सकते हैं, हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है और हिंदी का ज़्यादा है क्योंकि 100 नंबर का हिंदी है इस बार, तो आप हिंदी में बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दीजिए। और हिंदी के लिए मैंने हरदेव बाहरी की बुक यूज़ की थी क्योंकि उसमें मुझे बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने को मिला था, तो आप बिल्कुल हरदेव बाहरी एक बार प्रेफर करिए। फिर ऐसे के लिए मैंने ये किया था कि आप जब इतना सारा कुछ पढ़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ जाता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, साथ इकोनॉमिक सर्वे के डेटा आपके पास है, हिस्ट्री आपने पढ़ लिया है। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो पहले तो किसी भी टॉपिक को समझते हैं और हम उस टॉपिक के साथ कितना कंफर्टेबल रहते हैं हमको पता चल जाता है। तो वही टॉपिक आप ऐसे के लिए डिसाइड करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। मैंने क्योंकि यही किया था। और जब भी ऐसे स्टार्ट करते हैं, जैसे एक बार 2017 पीएससी में मेरे साथ एक ऐसे मैंने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड एक ऐसे आ गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा इंटरनेशनल के बारे में उतना नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ रखा था। तब मैंने उसको रिलेट किया हिस्ट्री से एट प्रेजेंट टाइम प्लस इंडिया और इंटरनेशनल लेवल से। तो मैंने वहाँ से अपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते मैंने उसके पॉजिटिव नेगेटिव
करके पॉइंट देते हुए कंक्लूड किया फाइनल में। तो आप पूरे एक ऐसे को डाइवर्स वे में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करिए, इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करिए, प्लस आप उसको हिस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, और कल्चर से भी अगर करना चाहेंगे तो बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ी और इंडिया का दोनों का ऐसे को उसी तरीके से लिखा था। फिर हिस्ट्री का जो पार्ट है, तो हिस्ट्री में आप एक एनसीईआरटी की बुक तो ज़रूर फॉलो करिए। साथ ही मैंने स्पेक्ट्रम के कुछ की पॉइंट्स, जैसे कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि 1857 और 1947 का जो स्ट्रगल फेस है, तो वो स्पेक्ट्रम से आप बिल्कुल की पॉइंट्स निकालिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है सारा चीज़, तो आप उसका सहारा ले सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का तो जो कोचिंग वाले अवेलेबल कराए थे, मैं उसी से अपना की थी, तो उससे काफ़ी अच्छी मेरी तैयारी हो गई थी। फिर जो फोर्थ पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो इकोनॉमिक्स के पेपर में आप रमेश सिंह जो एक स्टैंडर्ड बुक है वो ले सकते हैं, प्लस एनसीईआरटी, प्लस लूसेंट का भी कुछ एक डेफिनेशन वाला एक पार्ट है इकोनॉमिक का पोर्शन, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ इकोनॉमिक सर्वे के सारे डेटाज वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत ही आपको स्कोर बहुत होगा उससे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद मैं जो कल्चर का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, ये भी एनसीईआरटी के लिए बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी बिल्कुल, इसमें हर सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी तो रखिए ही, क्योंकि वो बहुत ही वो बेस है आपका। फिर जो पेपर 7 है, पेपर 7 में ये था कि ये बिल्कुल नया था इस बार, तो मैंने यही देखा था कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने कलेक्ट किया था कंटेंट, साथ ही मैंने ऑनलाइन स्टडी का भी सहारा लिया था पेपर 7 के लिए खासकर। तो आप बिल्कुल ऑनलाइन भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ ही अपने सीनियर से भी आप जाके चीज़ें पूछ सकते हैं, जो चीज़ उन लोग फेस किए हैं, जो चीज़ें उनकी प्रॉब्लम है, उसको आप अपना पॉजिटिव वे में लीजिए और उसमें आप वर्क करिए। साथ ही मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जैसे एग्ज़ाम पास आता है और 1 महीना बचता है, तो आप किसी भी एक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ को जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं और कितना इफेक्टिव कंटेंट आप उसमें दे पा रहे हैं। और साथ ही अपने टेस्ट पेपर को टैली करवाइए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं। तो वो 1 महीने का टाइम सिर्फ आप अपने एक कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क करिए। तो मैंने यही किया था। और कांस्टेंट आप एकदम से रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन एक ही टॉपिक को कम से कम 10 बार पढ़ के जाइए, बशर्ते एक ही टॉपिक को 10 सोर्सेज से पढ़ें, वो सही नहीं है। रिवीजन मल्टीपल टाइम करिए, क्योंकि एग्जाम में वही चीज़ रिकॉल करने में आपको हेल्प करेगा और आपका स्पीड भी मेंटेन होता है। जितना जल्दी आप रिकॉल करोगे आप उतनी ही जल्दी से लिख पाओगे। ये चीज़ था। और प्लस ये भी था कि पेपर को मतलब टाइम पे और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, क्योंकि इतना पढ़ाई हो गया रहता है कि आपको हर एक कंटेंट का नॉलेज हो जाता है। तो आप बिल्कुल हर क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करिए अपने लेवल पे। फिर थर्ड पोर्शन है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि इंटरव्यू टोटल एक आपका एक तरीके से परिचय होता है। तो आपको खुद के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट मीन्स बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो चीज़ आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। वहाँ पर आप कमज़ोर ना पड़ें और पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मुझसे जब भी क्वेश्चन किया गया, मेरे ग्रेजुएशन से हमेशा 3-4 क्वेश्चन आते ही थे बेसिक टाइप के इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। तो मैं उसको अच्छे से डील कर पाई वहाँ पर, क्योंकि मेरा उसमें स्ट्रॉन्ग पकड़ रहा था। और फिर जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है करंट से रिलेटेड, तो करंट में तो बिल्कुल आप स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करके जाइए, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप करंट से रिलेट करके अपने आंसर इंटरव्यू में प्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले को ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। तो एक ये तरीका है। और प्लस अपने हॉबीज़ में जो उसमें पूछा गया रहता है कि आपकी क्या क्या हॉबी है, तो बिल्कुल आप अपनी हॉबीज़ पे थोड़ा फोकस करिए और उसको डेवलप करने की कोशिश करिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने उसके बारे में बताती हूँ कि कैसे मैंने मैनेज किया था टाइम सर्विस में रहते हुए। तो मैंने यही किया था कि जब 3 महीने का टाइम मिला था तो कम से कम 2 महीना कंसिस्टेंट मैंने पढ़ाई की थी। 6 से 7 घंटे मैंने पढ़ाई में दिया ही था।
तो उससे क्या होता है कि जब भी आप डेली एक ही सब्जेक्ट या एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मतलब आपका बहुत कवरेज हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, टेस्ट सीरीज का सहारा लिया था और मल्टीपल रिवीजन किया था, इस वजह से ये रैंक आ पाया। और फिर मैं यही कहना चाहूँगी लास्टली स्टूडेंट से कि आप जैसे कोई भी एक एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीएससी ही क्यों ना हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चूँकि मैं अपने इस स्ट्रेटेजी को आपसे शेयर कर रही हूँ तो मैं सीजीपीएससी के बारे में कहना चाहूँगी कि बच्चों में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि इस पूरे प्रोसेस में हम कैसे कंसिस्टेंट रहें, कैसे अपने पेशेंस को मेंटेन करें। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, क्योंकि ये आपके लाइफ से बड़ी चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को डेवलप करते हैं, और क्योंकि जॉब के बाद आपकी असली परीक्षा चालू होगी तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। आप एक एग्ज़ाम से, फेलियर से मत डरिए, क्योंकि सक्सेस इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ना फेलियर इतना नेगेटिव वर्ड है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन मिलता है अगर इन दोनों वर्ड्स को आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेते हैं अपनी लाइफ में। मैंने यही किया और मेरा यही मोटिवेशन रहा है, तभी मुझे लगा है कि जो भी है मैं आगे निरंतर प्रयासरत रहूँगी अपनी लाइफ में, चाहे जो भी मेरे आगे गोल सेट होंगे। और बिल्कुल मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आप उसी विश्वास, मनोबल से आप अपनी तैयारी जारी रखें। और थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.